नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमने पिछले लेक्चर पे, पहले लेक्चर पे ये जाना कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कितने मॉड्यूल पे हम पढ़ने वाले हैं और किन किन इंस्ट्रूमेंट्स की हमें आवश्यकता होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए कुछ चर्चा करते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कोई एक डायग्राम बनाया मैंने और आपसे कहा कि ये क्या है, तो आपने कहा ये घर है। क्या है? घर है। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती है। ठीक है, घर है या फिर मकान है। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप क्या कहेंगे? ये एक हाउस है या फिर होम है। क्लियर है? मतलब मेरे बताने का सिर्फ ये मतलब था कि अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं कहूँगा घर है, इंग्लिश आती है तो हाउस है, और किसी लैंग्वेज में शायद हम इसको कुछ और कहते होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर डायग्राम बना दूं तो आपको हिंदी आती है तो आप समझ जाएंगे घर है, अंग्रेजी आती है आप समझ जाएंगे हाउस है। कोई और लैंग्वेज आती है तो हमें घर या हाउस से पता नहीं चलेगा। जापानीज में मान लो इसे हम कुछ और कहते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या होगा? ये जो डायग्राम है, ये जो सिंबल है, ये जो ड्राइंग है, ये आपके शब्दों को, आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देगी, सामने वाले तक पहुंचा देगी। मतलब साफ है कि अगर मुझे किसी व्यक्ति को कोई बात बतानी है या समझानी है और मुझे हिंदी आती है या अंग्रेजी आती है, तो सामने वाले व्यक्ति को भी हिंदी या अंग्रेजी आनी चाहिए। लेकिन अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की हम बात करें तो ये इंजीनियर्स की, क्यों? क्योंकि ग्राफिक्स या ड्राइंग कौन बनाएगा? इंजीनियर ही बनाता है। ठीक है, चाहे वो मकान की ड्राइंग हो, उसके लिए आप बेस तैयार करते हैं, उसके लिए हो, या फिर किसी मशीन की ड्राइंग आपको बनानी हो। इवन एक स्क्रू भी अगर कोई कंपनी निर्माण करती है तो वो उस स्क्रू का भी एक स्पेशल जो है आपका ड्राइंग होता है, उसके बाद डायमेंशंस होते हैं, देन जो है आप उस स्क्रू का निर्माण करते हैं। ठीक है, वैसे ही घर के पहले भी सभी जानते हैं कि हम पहले ड्राइंग बनाते हैं, चाहे उसको पेपर में बनाए या माइंड पे बनाए, लेकिन बनाते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से किसी भी मशीन का निर्माण करना है, उसके लिए भी पहले सारे उसके पुर्जों की सबसे पहले हम ड्राइंग का निर्माण करते हैं, उसके बाद में उसके पार्ट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जो है इंजीनियर्स की यूनिवर्सल लैंग्वेज है। क्या है? यूनिवर्सल लैंग्वेज है। मतलब मैंने ड्राइंग बना दी, इसका मतलब यह है कि दुनिया के किसी भी कोने का इंजीनियर होगा, उसे हिंदी, अंग्रेजी या कोई भी भाषा आ रही हो, वो आपकी ड्राइंग को देख करके समझ जाएगा कि आपने क्या वहां पर बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है? एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। साथ ही साथ एक और चीज हो सकता है, बाकी सारे सब्जेक्ट अलग अलग देश में या अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टैंडर्ड पर पढ़े जाते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का सिलेबस आपको पूरी दुनिया में एक समान मिलने वाला है। मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स सब्जेक्ट ही पूरा का पूरा यूनिवर्सल है, मतलब पूरी दुनिया में एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, बस भाषाओं का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, ऐसे समझते हैं कि आपने जैसे नक्शा देखा होगा, भारत का मैप है या मध्य प्रदेश का है या छत्तीसगढ़ का है, कहीं का भी कोई नक्शा है, तो वो नक्शा जो होता है आपका, वो क्या होता है? जैसे बहुत बड़ी दूरी की हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए दिल्ली से हम बात करते हैं भोपाल की। कहाँ की? भोपाल की। तो रास्ते कुछ ऐसे इधर उधर कहीं से भी आ रहे होंगे। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। इसकी टोटल दूरी अगर हमने मान लिया 800 किलोमीटर है और ये मुझे एक नक्शे पर दिखानी है, तो 800 किलोमीटर की सीट तो मैं नहीं ला सकता ना सर, मुझे छोटी सीट की जरूरत होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, 800 किलोमीटर को हो सकता है हम 8 सेंटीमीटर मान लें या 8 mm मान लें। बड़ी सीट है तो 8 मीटर मान लें। इतनी बड़ी सीट का इस्तेमाल हालांकि हम नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा मान के चले। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़ी डिस्टेंस को छोटा दिखा रहे हैं। जब हम यूनिट कन्वर्जन के बाद में स्केल बनाने पहुंचेंगे तब ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यही हमको काम करना है, एक बड़ी सी ड्राइंग को एक छोटे पेपर पर दिखाना है, या एक छोटी सी ड्राइंग को एक पेपर पर हमको प्रदर्शित करना है बड़े रूप में। ठीक है, वहां पहुंचेंगे। उससे पहले मैं बात करूंगा यूनिट कन्वर्जन की। यूनिट कन्वर्जन सभी को आना चाहिए।
और यूनिट अलग अलग टाइप की होती है। अब यहाँ पर स्केल की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो हम लेंथ की ही बात करेंगे। लेंथ पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखें, हम बात करते हैं मिलीमीटर की। तो 10 मिलीमीटर, मिलीमीटर सबको पता है क्या होता है भैया? मिलीमीटर मतलब सबसे छोटी इकाई, स्केल की सबसे छोटी इकाई। अगर आपका ऐसा स्केल है तो आपने देखा होगा यहाँ 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, 1 और 2 है, तो इसके बीच में 10 कॉलम बने होते हैं, 10 होते हैं। तो ये छोटे छोटे जो कॉलम है ये कहलाते हैं आपके मिलीमीटर। तो 10 मिलकर के क्या बनाते हैं? 1 सेंटीमीटर बनाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यही आपके काम आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़े तो देखें 10 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है सर? 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर। क्या होता है? 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है? मैं डायरेक्ट डीएम लिख दे रहा हूं। 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है सर, 10 मीटर बराबर क्या होता है? 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर। डेकामीटर। सर 10 डेकामीटर बराबर क्या होता है? 10 डेकामीटर जो होगा वो होगा 1 हेक्टामीटर के बराबर। और 1 हेक्टामीटर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इतनी यूनिट्स का आपको मैक्सिमम इस्तेमाल होगा पूरी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। जब हम ड्राइंग बनाने चलेंगे, स्केल हम बनाएंगे, तो यही यूनिट्स आपके काम आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ये चीज़ आप याद रखें और इसको आप अपनी नोटबुक में लिख करके लिख लें और इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन की बात हो गई। आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि स्केल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सर। चलिए, तो हम सबसे पहले प्लेन स्केल की तैयारी शुरू करेंगे, प्लेन स्केल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं, प्लेन स्केल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्केल सर प्लेन हो, डायगोनल हो, या फिर आपका स्केल ऑफ कॉर्ड हो, वर्नियर स्केल हो, जो भी हो। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि एक बहुत बड़ी दूरी है, कहां से? दिल्ली से भोपाल की। कितनी? मान लीजिए 800 किलोमीटर है। तो सर 800 किलोमीटर का पेपर तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? इसको 8 सेंटीमीटर के बराबर मान लूंगा, या इसको कुल मिला के मैं बात करूं तो छोटी करने वाला हूं। इस डिस्टेंस को मैं क्या करने वाला हूं? छोटी करने वाला हूं। एक बड़ा सा मकान का मुझे प्लान करना है, उसकी ड्राइंग बनाना है, तो इतना बड़ा पेपर तो मैं लाऊंगा नहीं, छोटे पेपर में दिखाऊंगा। मतलब मैंने क्या किया? बड़ी सी ड्राइंग को, या एक्चुअल में जो बड़ी ड्राइंग थी उसको क्या करूंगा? छोटी करूंगा। यहां अगर मैं बात करूं तो 800 किलोमीटर क्या है बच्चा? 800 किलोमीटर है आपका एक्चुअल डिस्टेंस। क्या है? एक्चुअल डिस्टेंस है। कहां से? दिल्ली टू भोपाल की। और 8 सेंटीमीटर से अगर मैंने इसको किसी पेपर पर रिप्रेजेंट किया है, इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारी ड्राइंग डिस्टेंस है, जो हमने ड्राइंग में दिखाया है वो वाली डिस्टेंस है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो ये क्या हुआ? यहां पर देखिए, बड़ी डिस्टेंस को हमने क्या किया? छोटा किया। तो हम इसको कहते हैं रेड्यूसिंग स्केल। क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग स्केल। मतलब हम छोटा कर, रेड्यूस करना मतलब छोटा करना। तो जब बड़ी सी ड्राइंग को छोटे पेपर में दिखाएंगे तो उसको हम क्या कह देंगे? रेड्यूसिंग स्केल। अगर मैं बात करूं एक सुई या कोई बहुत छोटी सी चीज जिसकी मुझे ड्राइंग दिखानी है, तो इस ड्राइंग को दिखाने के लिए मैं एक बड़े पेपर में अगर दिखाना चाहता हूं और बड़े तरीके से दिखाना चाहता हूं, तो कुछ इस तरीके से इसको मैंने बड़ा कर दिया यहां पर। ठीक है, तो जब इसको हम बड़ा करेंगे तो इस कंडीशन पे हमको कहेंगे, जब हम छोटी वस्तु को बड़ी करके या जूम करके दिखाते हैं उसको हम कहते हैं एनलार्जिंग स्केल। एनलार्जिंग स्केल। एनलार्ज करना मतलब कि बड़ा करना।
तो बड़ा जब करेंगे, लार्ज मतलब बड़ा, एनलार्ज जब करेंगे तो क्या कह देंगे, छोटे को जब बड़े रूप में दिखाएंगे तो एनलार्जिंग स्केल। और थर्ड नंबर पे है, अगर मान लो कोई भी एक टॉय है या कोई भी चीज़ है जिसको मुझे दिखाना है सीट पर और यही एक्चुअल साइज को लेकर के मैं दिखाता हूँ, मतलब जितना है उतना ही बड़ा उसको दिखाता हूँ, तो मैं उसको कह देता हूँ एक्चुअल स्केल। एक्चुअल स्केल, एक्चुअल क्यों, क्योंकि ये जितना है उतना ही दिख रहा है, मतलब यहाँ पर आपकी ड्राइंग लेंथ, ड्राइंग डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस दोनों बराबर होंगी। एनलार्जिंग में अगर हम बात करें, बड़ा कर रहे हैं, तो आपकी जो एक्चुअल डिस्टेंस है ये छोटी होगी जबकि ड्राइंग डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी। और रेड्यूसिंग मतलब बड़े को छोटा करेंगे तो जो हमारी एक्चुअल डिस्टेंस है वो बहुत काफी ज्यादा बड़ी होगी और ड्राइंग डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, छोटी कर देंगे। यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, दो वर्ड आए हैं, एक्चुअल डिस्टेंस और ड्राइंग डिस्टेंस, ठीक है। अब इनसे हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि स्केल में हमको कौन कौन से डेटा की जरूरत पड़ने वाली है और किस तरीके से उनको हम बनाने वाले हैं, ठीक है। प्लेन स्केल की हम बात कर रहे हैं, प्लेन स्केल हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपने देखा क्या, ड्राइंग डिस्टेंस, इसी को हम कहते हैं ड्राइंग लेंथ, क्या कह देते हैं, ड्राइंग लेंथ। और दूसरी होती है आपके पास में एक्चुअल लेंथ, मतलब कोई भी ड्राइंग अगर मुझे बनानी है तो मेरे पास में ये दो चीजें होनी चाहिए, एक्चुअल लेंथ क्या है और ड्राइंग लेंथ हम क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो दोनों से निकल के आता है बच्चा RF नाम का एक शब्द, जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसको हम RF से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये होता है आपका ड्राइंग लेंथ के अपॉन में एक्चुअल लेंथ, मतलब ड्राइंग लेंथ कितनी है और एक्चुअल लेंथ कितनी है, ये बात तो आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर किसके बराबर होगा, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, जो कि रेड्यूसिंग स्केल के लिए हमेशा RF जो होता है एक से छोटा होता है, कैसे अभी हम जानेंगे आगे, और एनलार्ज स्केल में एक से बड़ा हो जाता है, जबकि एक्चुअल स्केल में दोनों बराबर आ जाते हैं, ठीक है, एक के बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हमको जरूरत पड़ती है लेंथ ऑफ स्केल की। लेंथ ऑफ स्केल मैंने इसको शॉर्ट पे लिख दिया, इसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल क्या होता है, तो लेंथ ऑफ स्केल होता है RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर गुणित मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, ये वर्ड आता है, आप मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कहें इसको तो ज्यादा अच्छा होगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कह दें, आपको आसानी से समझ में आएगा। ये वर्डिंग को तो हम बाद में समझते रहेंगे, ठीक है। अब मैक्सिमम लेंथ क्या होती है, सर हमने दो स्केल देखे, एक स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर का होता है, दूसरा हमने देखा जो कितने का 30 सेंटीमीटर का होता था। मतलब इस अगर स्केल की मैं बात करूं तो ये अधिकतम कितनी दूरी को नाप सकता है, 15 सेंटीमीटर, मतलब इस स्केल के लिए मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से बड़े वाले स्केल के लिए क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर हो गई। सर एक बड़ा सा स्केल आपने देखा होगा, कपड़ों की शॉप में आप जाते हैं या फिर दर्जियों के पास होता है, जो होता है 1 मीटर का, तो उसकी मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी हो गई, 1 मीटर, अर्थात कितना, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चर्चा हो गई, इसको आप नोट डाउन करके रखेंगे, दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये आपको जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं कि यूनिट कन्वर्जन को कैसे चेंज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि 8 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में बताएं कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, पुराने उस पे जाएं आप, तो देखेंगे कि 8 किलोमीटर, ठीक है, 8 किलोमीटर। तो सर सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूं। तो बच्चा पिछली सीट को आप देखेंगे तो वहां पर आपने कुछ इस तरीके से 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर,
10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, और 10 डेकामीटर बराबर आपने देखा था 1 हेक्टामीटर, और 10 हेक्टामीटर बराबर आपने देखा था 1 किलोमीटर। क्लियर है? ये हमने देखा हुआ था। अगर मैं बात करूं यहां पर ये किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज करते हैं हम, ठीक है? तो सर यहां से चलते हैं, चलिए पूरा कंटिन्यू इसी के साथ में कर लेते हैं। 8 किलोमीटर, अगर इसको मैं जो सेंटीमीटर तक जाना है तो यहां से चलूंगा मैं, ठीक है? तो सर 1 किलोमीटर में कितने? 10 हेक्टोमीटर, मतलब इसमें मैं 10 का गुणा कर दूं और यहाँ हेक्टोमीटर लिख दूं तो सर किलोमीटर यहां से कैंसिल हो जाता है। क्लियर है? ठीक उसी तरह से अब हेक्टामीटर मेरे पास है, हेक्टामीटर को डेकामीटर में चेंज करते हैं तो 10 डेकामीटर होते हैं। 10 डेकामीटर, यहाँ डेकामीटर लिख दूंगा तो ये हेक्टामीटर कैंसिल। ठीक उसी तरह से 1 डेकामीटर में कितने? 10 मीटर होते हैं, तो सर 10 अगर मैं मीटर यहाँ कर दूं तो डेकामीटर कैंसिल। और 10 मीटर में सर मैंने देखा कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो यहाँ 10 डेसीमीटर जब मैं लिखूंगा तो मीटर कैंसिल। ठीक उसी तरह से यहाँ आगे क्रॉस करेंगे, 1 डेसीमीटर में कितने? 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का अगर मैंने यहाँ किया तो ये कैंसिल। अब कहाँ आ गए हम? सेंटीमीटर तक पहुंच गए। मतलब 8 गुणित 1 2 3 4 5, तो हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, मतलब 8 लाख सेंटीमीटर होंगे कितने में? 8 किलोमीटर में। ठीक है, अब इतना ज्यादा नहीं लिखना है तो हम दूसरा क्या कर सकते हैं? 8 किलोमीटर। सबको पता है सर 1 किलोमीटर में कितने? 100 सेंटीमीटर, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे? देख ले, 1 किलोमीटर से हम कहाँ गए? मीटर पे, तो 1 2 3 1000, 1 मीटर से सेंटीमीटर में 1 2 100। ठीक है, तो आप क्या करें? 8 किलोमीटर गुणित 1000 मीटर लिख दूंगा, किलोमीटर गायब। 100 सेंटीमीटर लिख दूंगा तो मीटर गायब। 8 गुणित 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन क्यों बताया जा रहा है अभी आपको समझ में आएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और सीधे हम पहुंचते हैं अब क्वेश्चन पर, किस तरीके से प्लेन स्केल का क्वेश्चन आता है और कैसे उसका हमको ग्राफिक्स बनाना है, ड्राइंग कैसे बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो देखें क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और आगे ड्राइंग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल नहीं घबराइएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी के साथ में आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, अगर इसमें ब्रेक लगते हैं तो लगते चले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अच्छे से पढ़े, मेरे ख्याल से सबसे आसान सब्जेक्ट यही है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम हमको दी हुई है, इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे हम। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़ते हैं। ड्रॉ द स्केल विच इज रिप्रेजेंट 1 मीटर टू 1 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा स्केल बनाना है जो कि 1 मीटर को कितना दिखाता हो? 1 सेंटीमीटर, मतलब सर कुछ इतनी डिस्टेंस होगी जिसको वो इतनी सी दिखा रहा है, मतलब ये रेड्यूसिंग स्केल है। पहली बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अब देखें 1 मीटर, मतलब अगर मैं यहां बात करूं कि एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है, AL लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअल लेंथ। चलिए पूरा ही लिख लेते हैं। एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है बच्चा? यहां पर आप देखेंगे 1 मीटर। कितनी दी हुई है? 1 मीटर। और ड्राइंग लेंथ मतलब मुझे जो ड्राइंग में या स्केल में बनाना है, ड्राइंग शीट पर बनाना है, वो कितनी दी हुई है? इसकी अगर मैं बात करूं तो सर 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, मैंने आपको पहले ही कहा था, जहां भी ये वर्डिंग आया लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू, इसका मतलब ये है मैक्सिमम लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब आपको दी हुई है मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल। कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है बच्चा? 12 मीटर। कितनी दी हुई है? 12 मीटर। एक ऐसा स्केल बनाना है जो कि 1 मीटर को 1 सेंटीमीटर के रूप में प्रेजेंट करता हो, और साथ ही साथ में आपका जो है वो कितनी दूरी को माप सके? 12 मीटर। मतलब पूरा लेंथ कितने मीटर का होना चाहिए? 12 मीटर।
अगर मैं यहाँ बात करूँ तो 12 सेंटीमीटर का बनेगा। ऐसे मुझे इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन ये हम अभी कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद में निकाल कर खिलाएंगे, ठीक है। तो सर और उसके बाद में मुझे 100 करना है, कितनी डिस्टेंस 6.5, ये कैसे करते हैं अभी समझेंगे, ठीक है। इतनी चीजें मुझे दी हुई है, इतना डेटा मुझे दिया हुआ है, इसकी मदद से मैं लेंथ ऑफ स्केल निकालूंगा। तो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी मुझे किसकी, आरएफ की, मतलब रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर की। सर क्या होता है, ड्राइंग लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, यही होता है। ड्राइंग लेंथ कितनी दी हुई है बच्चा, देखिए 1 सेंटीमीटर, तो यहां लिख दूंगा 1 सेंटीमीटर, बटे में एक्चुअल लेंथ कितनी दी हुई है 1 मीटर, यहां लिख दूंगा 1 मीटर। सर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं, चूंकि ऊपर भी सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहां सेंटीमीटर, अगर मैं ऐसे 100 सेंटीमीटर लिख दूं तो यहां से मीटर कैंसिल, ऊपर देखेंगे आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मतलब कि 1 बटे क्या आ गया 100। अगर मैं बोलूं कि आरएफ क्या है इस क्वेश्चन का, तो सर 1 बटे 100 है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 1 अनुपात 100 है। अनुपात का मतलब भी यही होता है, क्लियर है। आरएफ हमने निकाल लिया, आगे चलते हैं, लेंथ ऑफ स्केल की बात करते हैं। एलओएस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या होता है बच्चा, पुराने चैप्टर में आप जाएंगे और देखेंगे तो क्या है, आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, क्या है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल, यही है। चलिए आरएफ कितना आ गया 1 बटे 100 आ गया सर। मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितनी दी हुई है, देखिए आरएफ में ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, ऊपर से यूनिट ये आपस में क्रॉस हो गई, कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ कितनी दी हुई है 12 मीटर सर, तो हम लिख देंगे 12 मीटर, और हमको किस में शो करना है, सेंटीमीटर में। जो किस 1 मीटर को किस में दिखा रहा हूं, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर तक लेके चलते हैं सर। 12 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूंगा तो क्या लिख दूंगा 100 इंटू 100 सेंटीमीटर, यहां से मीटर कैंसिल हो गया सर, 100 से ये 100 भी आपस में कैंसिल, तो हमारा आता है 12 सेंटीमीटर। मतलब मैं लेंथ ऑफ स्केल की बात करूं तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब ड्राइंग में जो लेंथ ऑफ स्केल ड्राइंग शीट में जो बनने वाला है वो क्या है 12 सेंटीमीटर, जबकि वो हकीकत में कितना है 12 मीटर। और इसका हर एक पार्ट 1 मीटर कितने को रिप्रेजेंट करता है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर किसको दिखा देगा 1 मीटर को, क्लियर है। यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं LOS बराबर 12 सेंटीमीटर, और इसको हम मिटा लेते हैं और बढ़ते हैं ड्राइंग बनाने की तरफ, ठीक है। चलिए मैं ड्राइंग बनाते जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको यहां पर सीखने के लिए मिलेंगी, आप समझते चलिएगा, आगे बढ़ते चलिएगा, क्लियर है दोस्तों। देखें स्केल लें आप चाहे रोलर स्केल लें, ड्रॉप्टर लें, या फिर नॉर्मल स्केल लें। रोलर स्केल लेंगे तो सीट के कॉर्नर पे बिल्कुल सीधा फिक्स करेंगे, तो नीचे की तरफ आएंगे और इससे लाइन खींच देंगे। क्यों, क्योंकि सीट के कॉर्नर से साइड से बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। मेरे पास में ड्रॉप्टर भी नहीं है और रोलर स्केल भी नहीं है, मैं क्या कर रहा हूँ सीधी लाइन खींचने के लिए कॉर्नर पे गया, और जहां से मुझे लाइन खींचनी है मैं वहां से क्या करूंगा पॉइंट लगा दूंगा 2-3 40 मैंने लगा दिए, आपको अपने हिसाब से लगाना है, ठीक है। और अब मैं जो लाइन खींचूंगा ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी सारे पॉइंट को मिलाते हुए। ये बात आपको समझ में आई, ये मैंने क्यों किया, एक सीधी लाइन खींचने के लिए। और बच्चे ये बिल्कुल लाइट लाइन खींचेंगे पहली बार में, ठीक है। दूसरी बार में जब आगे बढ़ेंगे हम, तो कितनी डिस्टेंस चाहिए थी सर, हमें चाहिए थी 12 मीटर, कितनी 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितनी है ये 12 सेंटीमीटर, तो मैं इसको डार्क कर दूंगा कहां तक 12 सेंटीमीटर तक, ठीक है। आप स्केल लेंगे 12 सेंटीमीटर, आपको पता है स्केल में कहां आता है, वहां तक आप इसको डार्क कर लें, कर लिया। देन अब क्या काम है हमारा, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर को रिप्रेजेंट करता है। सर मैं अगर इसके 12 पार्ट कर दूं तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा 1 मीटर का, जबकि वो यहां एक्चुअल में कितना होगा 1 सेंटीमीटर का, लेकिन वो किसको रिप्रेजेंट करेगा 1 मीटर को, ठीक है। तो इसकी प्रोसेस को आप अच्छे से समझेंगे। आपने क्या करना है बच्चों, यहां से एक लाइन खींचनी है जो कितनी भी हो सकती है, आपकी स्वेच्छा के हिसाब से, आपकी मर्जी के हिसाब से, और ये
कितना इंक्लिनेशन होगा सर, ये भी कितना भी हो सकता है, बशर्ते 90 से ज्यादा ना हो, 45 से ज्यादा भी ना ले आप, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। 30 to 45 में कहीं भी अंदाजे आपको नाप करके नहीं लेना है। एक पतली लाइन यहां से खींच देंगे, बिल्कुल लाइट लाइन खींच देना है। ये कितनी बड़ी खींचना है, आपकी इच्छा, आपकी स्वेच्छा, जितनी मर्जी उतनी चाहे आप इस लाइन को खींच सकते हैं आगे की तरफ। अब क्या करना है, क्योंकि मुझे इस लाइन को 12 पार्ट में, 12 हिस्सों में डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट फिर क्या करेगा, इसका 1 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करता हूं सर, एक आर्क लेता हूं, अपनी मर्जी के हिसाब से इसको एक निश्चित दूरी पर फैला लेता हूं और यहां से मैं चाप काटने शुरू करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो इस तरीके से आप देखेंगे, इनकी नेमिंग भी डाल देते हैं अपन यहां पर। नेमिंग कैसे होगी, डार्क पेंसिल से। तो इनको कर दें आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर पहले वाले से क्यों नहीं करी बच्चा, यहाँ पर होता क्या है, 0 होता है, इसीलिए हमने इसको नहीं किया है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ दें आप। 1 2 3 12 पार्ट, 12 बराबर हिस्सों में हमने इस लाइन को डिवाइड करना है। सर हमने इसको क्यों नहीं कर लिया, जब 12 सेंटीमीटर थी तो 1 1 सेंटीमीटर पे निशान लगा के भी तो मैं कर सकता था बच्चा, यहाँ तो बड़ा आसान था। लेकिन अगर बात आती है 18.36 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, इसे 12 भागों में बांटो, तो यहाँ कंफ्यूजन हो जाता। तो ये है प्रोसेस, क्या, किसी दी हुई लाइन को बराबर भागों में कैसे डिवाइड करना है। तो 12 भागों में करना है, तो मैंने क्या किया, एक चाप लिया नियत एक स्पेसिफिक माप का, और उसी चाप की मदद से एक के बाद एक के मैंने क्या किया, 12 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। अब आप लोगों को क्या करना है, रोलर स्केल लेना है या फिर ड्रॉप्टर लेना है, उसको फिक्स करना है 12वें पॉइंट से इस लाइन के लास्ट पॉइंट को, मतलब कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं यहां स्केल से करूंगा, लेकिन आपको कैसा करना है, रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर की मदद से करना है। और हम क्या करते हैं यहां पर आगे देखिए, लास्ट पॉइंट को, 12वें पॉइंट को जो हमने नीचे लाइन पे काटा है, उसको इस लास्ट पॉइंट से मिला देते हैं, बिल्कुल लाइट पेंसिल की मदद से। ठीक है, इसके पैरेलल आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैरेलल मतलब समांतर। तो ये कैसे, रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर जब फिक्स करेंगे तो ऑटोमेटिक वो बिल्कुल पैरेलल खिंचता चला जाएगा। मैं स्केल से कर रहा हूं, लेकिन आपको रोलर स्केल या फिर ड्रॉप्टर की मदद से ही करना है। ठीक है, चलिए ये हमने 11वें से भी कर दिया, इसी तरीके से हम 10वें से भी कर देंगे, 9वें से कर देंगे, 8वें से भी कर देंगे, 7वें से भी कर देंगे, 6वें से करेंगे। सारे पॉइंट, जितने पॉइंट्स आपके पास हैं उन सभी से आपने क्या किया, बिल्कुल पैरेलल लाइन खींचते हुए आपने सबको ऊपर वाली लाइन से मिला दिया। ठीक है, तो अब जो आपके ये इस ऊपर वाली लाइन के हिस्से हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 1 12 बराबर हिस्सों में ये डिवाइड हो चुका है। क्लियर है? अब देखें हमको क्या करना है, फिर से स्केल लेना है और बेटा यहां से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे परपेंडिकुलर लाइन, आप चाहे 2 ले लें। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, 1 या 2, आपको जो सही लिखता है। आप डार्क पेंसिल की मदद से क्या करें, यहां से सीधी लाइन खींचे। ठीक उसी तरह से यहां लास्ट में भी आप क्या करेंगे, डार्क पेंसिल की मदद से एक सीधी लाइन खींच देंगे और फिर इन दोनों को आप आपस में ऊपर से मिला देंगे। क्योंकि मुझे स्केल बनाना था तो स्केल की तरह ये दिख जाए, इसीलिए मैंने ये काम यहां पर कर दिया है। देखिए हमारा स्केल, तो जो मैं डार्क, आपको दिख रहा होगा डार्क क्या है, क्या हो रहा है यहाँ इस्तेमाल, लाइट क्या हो रहा है। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर करना है, डार्क हमने इसको कर दिया है जो स्केल हमारा था। ठीक है, अब देखें इसके बाद में नेक्स्ट क्या हुआ हमारा कि सर जितने पॉइंट हमको यहाँ मिले थे इन सभी को हम ऊपर की तरह बिल्कुल परपेंडिकुलर मिला देंगे। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 इक्वल पार्ट में सर ये जो है हमारा डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब देखें इसके बाद में ये अब जो जितने पार्ट्स हमको मिले सर, ये हर एक पार्ट क्या कर रहा है, 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 1 सेंटीमीटर है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मीटर को। मतलब मैं यहां से नेमिंग कर रहा हूं बच्चा, एक छोड़ रहा हूं, क्यों छोड़ रहा हूं अभी आपको समझ में आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर 12 था, 11 हुआ, एक छोड़ दिया था, क्यों छोड़ा था अभी बताएंगे। ठीक है, अब बात ये आती है नंबरिंग की। नंबरिंग जो आप करेंगे ध्यान दीजिएगा कि बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में और सारे फॉन्ट एक से। ये नहीं कि आपने यहाँ 5 लिखा और आगे वाला 6 ऐसा लिख दिया, फिर 7 को कुछ ऐसा लिख दिया, 8 को, सारे स्टैंडर्ड फॉर्म पे आपको इस तरीके से लिखना है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो भी करना है सारे एक समान खूबसूरत दिखने चाहिए, क्योंकि ड्राइंग आपकी जब खूबसूरत होगी तो सारी चीजें सही होंगी। बेटा नॉर्मली अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंप्रेशन क्या होता है, देखिए सीट तो आपकी बहुत सारी जाएंगी एग्जाम पे, जब आप एग्जाम देंगे सीट बनाएंगे, क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन बहुत सारी सीट जाएंगी। तो पहला इंप्रेशन क्या होगा कि जैसे, क्योंकि आपको तो पहचानता नहीं है ना एग्जामिनर जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है वो आपको जानता नहीं है, आपका नाम नहीं जानता, ना ही उसको ये पता है कि आपकी सीट है। तो पहला इंप्रेशन क्या होगा, आपकी सीट खूबसूरत दिखेगी तो उसका मन करेगा आपकी कॉपी को चेक करने का, बहुत अच्छे से चेक करेगा, बहुत अच्छी मार्किंग भी आपकी आएगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा खूबसूरत हो सके उतनी अच्छी हमको इसको यानी प्रदर्शित करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर हर एक अब जो ब्लॉक है हमारा वो किसको रिप्रेजेंट करने लग गया, 1 मीटर को। अब आगे की कार्रवाई कंप्लीट करेंगे हम, तो ध्यान से समझेंगे। अब हमें क्या चाहिए, 6.5 मीटर, मतलब सर मुझे यहां पर अब डेसीमीटर की भी जरूरत पड़ेगी। 6.5 मीटर का मतलब ये है कि 6 मीटर और 5 डेसीमीटर। तो सर 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर की बात करूं तो 10 डेसीमीटर होते हैं। मतलब सर ये छोटे से पार्ट को अगर मैं 10 बराबर भागों में बांट दूं तो यहां जो छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फिर 1 डेसीमीटर को। तो मैं बड़ी आसानी के साथ 6 मीटर और 5 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर दूंगा। 6 तो मुझे मिल गया, लेकिन 5 कहां है, तो 5 यहां से मिलेगा। तो ये जो छोटा पार्ट है इसको हमको बराबर 10 भागों में बांटना है। कैसे बांटते हैं इसको अब हम आगे समझते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब बारी है इस छोटे वाले पार्ट को 10 बराबर हिस्सों में बांटने की। देखिए पहले हमने क्या किया था, जो डिस्टेंस या जो एंगल लिया था, जितना इंक्लिनेशन लिया था उससे अब कम लेंगे। देखिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, यहां से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लेना है। कितनी लेना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेना है, और 0.5 पे एक पॉइंट लगाते चलना है। ठीक है, मैं लगा ले रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 9 और 1 10। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, बड़ी आसानी के साथ में आपका ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। क्या करना है, 5 सेंटीमीटर के लेना है, 0.5 पर निशान लगाते हुए चलना है। जैसा काम हमने यहां किया था लास्ट पॉइंट को मिलाना, ठीक उसी तरह से यहां से भी लास्ट पॉइंट को हम क्या करेंगे, 0 से मिलाएंगे। अब लाइट पेंसिल की मदद से उसके बगल वाले को पैरेलल चले, आगे मिलाया, उसके बगल वाले से भी ठीक, उसके बगल वाले से भी बिल्कुल पैरेलल चलना है आपको। ठीक है, ऊपर की तरफ मिलाते चलेंगे, सारे पॉइंट्स को हम ले जाकर के यहां पर मिला देंगे। तो देखिए ये छोटे छोटे पॉइंट आप जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे बहुत क्लियर दिखेगा, यहां पर आपको शायद हो सकता है समझ में ना आए। तो मैं क्या करता हूं, 1 2 3 4 और 5वें नंबर के पॉइंट को ऊपर की तरफ ले लेता हूं, बिल्कुल सीधा पैरेलल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहां पर जो है 5वें नंबर का
पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं नेमिंग शुरू करूंगा तो यहाँ बोल दे रहा हूँ 5, ठीक है। क्लियरली नहीं दिख रहा है इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ 5 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 10। 1 2 3 4 पूरा अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये आपने 10 पार्ट में डिवाइड कर लिए, मतलब ये वाले पार्ट जो था वो कितने को प्रेजेंट करता है, 1 मीटर को। ये पूरा पार्ट कितने को, 1 मीटर को। अगर मैंने इसको 10 बराबर हिस्सों में बांट दिया है, यहाँ पर एक काम और कर लें आप, इसको थोड़ा लगभग हाफ पर हम क्या करेंगे, एक सीधी लाइन खींच दें और ऊपर तक के लेके ही चलते हैं इसको, ठीक है। 5 को आप थोड़ा सा ऊपर कर दें और बाकी सारे पॉइंट को आप यहां तक के मिला दें सीधे सीधे, तो और अच्छे से हमको यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप जब ड्राइंग शीट में बनाएंगे आपको बहुत क्लियर दिखेगा। यहां पर बोर्ड पे आपको हो सकता है थोड़ा सा सही नहीं लग रहा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पॉइंट्स आएंगे, यहां पर लाइन को सीधे ऊपर ले जाना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये 5वें नंबर वाली लाइन है। बाकी सब 1 2 3 4 5 जो भी है, यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट लगा देंगे आप। ड्राइंग शीट पे आपको क्लियरली बनाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब नेमिंग कैसे करना है। तो ये 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो हर एक पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 डेसीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अब हमको जो शो करना था वो किस तरीके से करना है। तो नेक्स्ट काम अब हमको क्या करना है कि देखिए, ये जो 2 लाइन दी हुई इनके मिड पॉइंट आप लीजिए। मिड पॉइंट कहाँ पर आ रहे हैं आप देख लें और उस मिड पॉइंट पर एक निशान लगाएं। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी एक मिड पॉइंट पर आप निशान लगाएं, ठीक है। और मिड पॉइंट से मिड पॉइंट को स्केल से कुछ इस तरीके से हम मिलाएंगे और चलते हैं लास्ट से स्टार्टिंग से। जाओ, एक को हमने कुछ ऐसे लाइन की था, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को, चौथा, पांचवा, छठवां, ठीक है। ये ऐसा किया जाता है क्योंकि अलग अलग ब्लॉक आपको यहाँ पर समझ में आने लग जाए। अब एक बारी है हमारी, जो डिस्टेंस हमको दी हुई थी, क्या बोला था, शो ऑन इट अ डिस्टेंस ऑफ 6.5 मीटर। तो मैं क्या करूंगा 6, तो सर 0 से लेकर 6 यहाँ तक हो गया। चलिए शो करते हैं। ये होता है बच्चा आपका क्या, एक्स्ट्रा लाइन, इसको एक्सेप्ट करेंगे हम, आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो मेंशन करने की लाइट लाइन होगी। और ये 6 हो गया सर, यहाँ तक तो 6 हो गया। 0.5 मतलब 5 डेसीमीटर, तो 1 2 3 4 5वीं लाइन पर आएंगे। इससे बिल्कुल सीधे यहाँ तक इसको बढ़ा देंगे और पैरेलल टू जो स्केल की आपने लाइन खींची थी उससे बिल्कुल एक पैरेलल लाइन लाइट यहाँ से खींच देंगे। क्लियर है? अब क्या करना है, डिस्टेंस इतनी दिखानी है मुझे, तो क्या करूँगा, एरो बनाऊंगा। एरो का स्टैंड होता है 1/3। ये अगर 1 है तो ये कितना होना चाहिए, 3। ये 1 है तो ये 3। और कुछ इस तरीके से प्यारा सा डार्क पेंसिल की मदद से हम क्या करेंगे, एक एरो बना देंगे इस साइड भी। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 6.5। देखिए 0 to 6 और 1 2 3 5 कितना हो गया, 6.5। आप ऊपर लिख देंगे 6.5 मीटर। आप ये नहीं लिखना चाहते तो दूसरा तरीका लिख सकते हैं, 6 मीटर एंड 5 डेसीमीटर, दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो क्या करते हैं 6.5 मीटर। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात आपको समझ में आ गई। पूरा स्केल आपको मेंशन करने की, दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल आपने लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब बारी है कुछ और चीजें यहाँ करने की, कंप्लीट स्केल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल पैरेलल आएंगे स्केल के नीचे की तरफ और यहाँ से अब आपको क्या करना है, लाइन खींचनी है। ये आपने लाइन खींच दी बिल्कुल लाइन। क्लियर है? ठीक इसी तरह से अब इससे डिस्टेंस लेंगे आप कितना, 0.5 का। 0.5 का आप चाहे ड्रॉप्टर ले या रोलर स्केल ले, 0.5 पे जाकर के एक और लाइन आपको ड्रॉ कर देंगे। 0.5 पर जाकर आपको क्या करना है, एक और लाइन यहीं से ड्रॉ कर देनी है, जो कि इसको आपस में इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल हो एक दूसरे के। अब ये क्यों किया सर हमने,
ये बच्चा इसलिए किया है क्योंकि देखिए इस साइड वाला स्केल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मीटर को। तो मैं इसके नीचे साइड है इस साइड पे लिखूंगा क्या, मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म पे सारे के सारे एक समान लिखने चाहिए, तो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ लिख दिया क्या, मीटर। क्लियर? ठीक उसी तरह ये जो छोटे छोटे से पार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एसी मीटर, इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एसी मीटर। अब समझ में आया लाइन क्यों लिखी थी, ताकि हमको एक ही लाइन पर और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दिख सके। तो यहाँ हमने लिख दिया क्या, वाइट में चालू करके रखी मोबाइल में, ताकि जिसका नंबर सेव है ठीक है, उसी का बीच में आपका स्पेस बचेगा। इस स्पेस पे आपको क्या करना है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, क्योंकि आरएफ जो है वो ये बता देता है कि ये स्केल क्या था एक्चुअल में और इसने ड्राइंग लेंथ क्या रिप्रेजेंट किया। तो आप बीच में यहाँ पर लिख देंगे क्या, आर एफ कितना दिया हुआ है बच्चा, 1:100 या 1/100। तो इसको हम यहाँ पर 1:100 के रूप में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कंप्लीट ड्राइंग हमारी यहाँ पर बन चुकी है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, और ऐसे ही आपको एग्जाम पे बनानी है ड्राइंग शीट पे बहुत अच्छे से। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। आप क्या करें, मैप पे जाएं, जो भी आपका मैप हो, इंडिया का मैप हो या फिर वर्ल्ड का मैप हो, तो आप देखेंगे नीचे कॉर्नर पर आरएफ लिखा होता है। आरएफ बराबर 1:2 कुछ इस तरीके से होगा, बहुत सारे जीरो भी लगे हुए होंगे। तो इसका मतलब यही है कि जो ड्राइंग में दिख रहा है, क्योंकि मैंने इसको स्केल से जब ड्राइंग पे नापूंगा तो मैं ये देखूंगा कि कितना है, 12 सेंटीमीटर है। और जैसे ही आपने यहाँ लिखा आरएफ इज इक्वल टू 1/100, मतलब 12 सेंटीमीटर का 100 गुना एक्चुअल में है, 100 गुना एक्चुअल में है। तो 12 सेंटीमीटर को अगर मैं 100 से गुणा करूं तो कितना हो जाता है बच्चा, 1200 सेंटीमीटर। तो 1200 सेंटीमीटर बराबर क्या, मतलब कि ये होता है 12 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर आपका जो इंजीनियर है वो देख करके समझ जाएगा कि एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 12 मीटर है। कितनी है, 12 मीटर, जबकि इसको ड्राइंग शीट में कितने बनाया गया, 12 सेंटीमीटर बनाया गया। तो ऐसे आपको क्या करना है, ड्राइंग बनाना है, और आगे जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और भी बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्केल बनाया जाता है और कैसे उसके प्रोजेक्शन या फिर ड्राइंग बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप कि सारे बच्चों को बहुत अच्छे से ये क्लियर हुआ होगा किस तरीके से हमको स्केल बनाना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूँगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही है, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए, और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__भोपाल आप डालें इंस्टाग्राम पर जाकर के, प्लीज़ फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहाँ पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कॉन्टेक्ट करें, और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।